Good morning students. Our today's topic is oxidation states. D ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें उनके मेल्टिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे कुछ टॉपिक हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे हमें दिख रही है 3D सीरीज और 3D सीरीज ही मेन सीरीज है. सारे कंपाउंड्स एग्जाम्पल हमें 3D सीरीज के ही मिलेंगे. तो जैसे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखें तो यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही है. जैसे स्कैंडियम के लिए +3 है, टाइटेनियम की बात करें तो +2, 3, 4, वेनेडियम के लिए 5 तक है, क्रोमियम के लिए 6 तक और मैंगनीज के लिए 7 तक. उसके बाद आयरन में देखें तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है. मैंगनीज के बाद कोबाल्ट में और कम है, निकिल, कॉपर और जिंक में फिर +2 ही है. तो एक नॉर्मल ट्रेंड हमें दिख रहा है कि स्कैंडियम से जो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो नंबर्स बढ़ रहे हैं मैंगनीज तक और आफ्टर मैंगनीज दे आर डिक्रीजिंग. तो ऐसा क्यों हो रहा है? रीज़न हमारा वही है जो हमने मेल्टिंग पॉइंट, एटोमाइजेशन, एंथैल्पी में देखा था कि जो स्टार्टिंग का स्कैंडियम है डी ब्लॉक में, जैसे ही डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल जिसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल में स्कैंडियम से हम एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फील करना शुरू करेंगे. तो स्कैंडियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है? 1. टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 4 एंड मैंगनीज में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5. इसके बाद वापस डी ऑर्बिट के ऑर्बिटल में जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा 5 के बाद तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाएगी. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4, 3, 2, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे. तो इसीलिए और बॉन्डिंग में कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं? जो या तो एम्प्टी हों, खाली हों, या फिर जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो. फुलफिल्ड वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो यही कारण है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज तक इंक्रीज हो रहा है. मैंगनीज +2 से लेके +7 तक, क्योंकि उसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5 डी के और 2 एस के, 7 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके बॉन्डिंग कर सकता है. अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं अगर हम इनको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से कंपेयर करें तो काफ़ी इनमें वैरायटी है. एस ब्लॉक में तो हमें पता है 2 ग्रुप हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, फर्स्ट ग्रुप +1, सेकेंड ग्रुप +2. उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, सारी 100% प्योर मेटल से. पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उसमें वेरिएशन है, लेकिन उसमें एक +2, -2, 2 के डिफरेंस वाला रूल फॉलो होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. लेकिन यहाँ पे डी ब्लॉक में ऐसा कोई भी रूल नहीं है. जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम देख रहे हैं उनमें 2 का डिफरेंस नहीं है पी ब्लॉक के जैसे. इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उनसे पॉसिबल जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है वो डी ब्लॉक में दिखाई देती है. और ये डी ब्लॉक की स्पेसिफिक बात है और इसी की वजह से जो डी ब्लॉक है उसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारी पॉसिबल है. जैसे मैंगनीज है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है तो भी मैंगनीज बॉन्ड बना सकता है, और अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 7 है तब भी मैंगनीज बॉन्ड बना सकता है. तो डी ब्लॉक की बहुत सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो आगे आएगी वहाँ भी ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होगा कि डी ब्लॉक की मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है या मल्टीपल वैलेंसी होती है, इसलिए इनके तरह तरह के कंपाउंड्स पॉसिबल होते हैं. अब अगर हम रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो टॉपिक हमें दिख रहा है इसमें से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग के बनते हैं कि नेम द एलिमेंट which does not show oxidation states, variable oxidation state in D block. तो वो कौन सा है? स्कैंडियम. स्कैंडियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, दैट इज 3. ट्रांजिशन एलिमेंट पूछेंगे तो जो जिंक है, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. ये यहाँ पे एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया है, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. स्कैंडियम हो जाएगा, एक ही पॉसिबल है +3. एक और मैंगनीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ये टेक्स्ट क्वेश्चन वही है. विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई.
इसको अगर हम देखें तो ये मैंगनीज की अगर हम देखें तो +2 से लेकर +7 तक टोटल 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मैंगनीज। एंड वाई? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मैंगनीज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से स्कैंडियम और मैंगनीज से रिलेटेड रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। Now we will discuss about electrode potential M2+M। इसका मतलब है कि जो भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं हमारी, अगर उनका 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उनका पॉजिटिव आयन बने 2+ के साथ, तो उनकी क्या टेंडेंसी है, कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है या मेटल है जो इजीली M2+ आयन बनाता है और कौन सा नहीं बनाता है। जो इजीली M2+ आयन बनाएगा उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, उसको एनर्जी कम चाहिए, और जो मुश्किल से बनाएगा उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके लिए एनर्जी भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी। तो यहाँ पे फिर वही है कॉन्सेप्ट, वही अप्लाई होगा जो आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है मेटल का, एलिमेंट का। अगर उसमें कोई स्टेबिलिटी है ड्यू टू हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, ऑक्टेट, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाई। अगर हम ये ग्राफ देखें, यहाँ पे 2 तरह की आयोनाइजेशन एंथैल्पी शो की हुई है ग्रीन और रेड कलर में, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का मतलब है मेटल से M+ पॉजिटिव 1 बनाने के लिए, और सेकंड का मतलब है +2 बनाने के लिए। और अगर हम डायरेक्ट बात करें M से M2+ की, तो फिर वो कैलकुलेटिव एवरेज होता है +1 और +2 चार्ज वाले का। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएगा? हमेशा एक पर्टिकुलर आयन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और हमें कुछ भी नहीं करना है, उस मेटल का, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, और हम आराम से उसकी रीजनिंग को क्लियर कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्रोमियम 2+ is reducing and Mn3+ is oxidizing when both have D4 configuration। क्वेश्चन का मतलब है कि क्रोमियम 2+ आयन जो है वो रिड्यूसिंग होता है, मतलब किसी और का रिडक्शन करेगा। इसका मतलब उसका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब Cr2+ से क्रोमियम 3+ बनेगा। लेकिन जो Mn3+ है ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब उसका खुद का रिडक्शन होगा, Mn3+ से 2+ बनेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? D4। तो उसका कारण अगर हम देखें तो यहाँ हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, 11th में हमने D ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, और उसमें भी हमने D में 5 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं एक जैसे, dxy, dyz एंड dxz, उन तीनों को कहते हैं हम T2g। और जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं dx2, y2 एंड dz2, वो होते हैं Eg में। जैसे लिखकर बता देते हैं dxy, और इसी तरह से dyz और dxz। ये जो तीनों होते हैं इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? T2g। लेकिन जो 2 ऑर्बिटल्स और D में होते हैं dx2, y2, और एक और कौन सा है? dz2, इसको हम नाम देते हैं Eg। तो जब D ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में है, उसके पास कोई भी एनर्जी का लेवल नहीं है, कोई भी एनर्जी वाली चीज़ नहीं है, एनर्जी का एनवायरनमेंट नहीं है, तब 5 ऑर्बिटल्स डी जनरेट होते हैं, 5 की एनर्जी सेम होती है। लेकिन जैसे ही कोई भी एनर्जेटिक एनवायरनमेंट वहाँ होगा तो डी ब्लॉक की स्प्लिटिंग हो जाती है, और ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz एंड dxz, ये तीनों ऑर्बिटल्स जिनको हम कंबाइनली कहेंगे T2g, वो रह जाते हैं नीचे, और 2 ऑर्बिटल्स जिन्हें हमने कहा Eg, इनका नाम हमने दिया है Eg ऑर्बिटल्स, जिसमें हैं dx2, y2 एंड dz2। इनकी एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो बेसिकली डी ब्लॉक की स्प्लिटिंग हो रही है, और स्प्लिटिंग कैसे हो रही है? जो डी ऑर्बिटल है
वो दो तरह की एनर्जी वहाँ मिलेगी हमें। ये 3 नीचे हो जाएंगे T2G, और ये 2 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है Tg, ये हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ देखें क्रोमियम 2+ से जैसे ही क्रोमियम 3+ बनेगा तो D4 से D3 होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों में भरा। अब हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है, इसलिए ये क्या होगा, स्टेबल होगा। अब अगर हम मैंगनीज देखें Mn3+ से Mn2+ बनेगा तो उसमें होंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो हो जाएगा हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल, तो वो भी क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इस तरह से रीजनिंग क्लियर है कि क्योंकि दोनों का जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो भी प्रोसेस है उसके बाद बनने वाला एंटिटी स्टेबल हो रहा है हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन या फिर हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग होगा और Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग होगा। इंटेक्स क्वेश्चन एक और यहाँ पे हमें दिख रहा है, द M2+ M electrode value for copper is positive. What is possible reason for this? Hint दिया हुआ है, high hydration, high atomization and low hydration enthalpy। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो जनरली मेटल्स होती है उनके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू जो होती है नेगेटिव में होती है या इतनी पॉजिटिव नहीं होती है, लेकिन कॉपर के केस में ऐसा क्यों है? अगर आप लोगों को याद हो 10th क्लास में भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो HCl एसिड है उससे कॉपर रिएक्ट नहीं करता, उसमें कॉपर डिसॉल्व नहीं होता, मगर HNO3 में हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो HCl कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, HNO3 में जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है। उसका कारण भी यही इलेक्ट्रोड वैल्यू है। इसका कारण ये है कि जो कॉपर है उसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो, बाकी जो मेटल्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, जब हम कॉपर को डिसॉल्व करेंगे एसिड में, वाटर में, जो एनर्जी रिलीज होगी उसका साइन होगा नेगेटिव। तो लो हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब नेगेटिव साइन वाली एनर्जी कम है और हाई एटोमाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव साइज वाली ज़्यादा है। तो पॉजिटिव में से जब कम अमाउंट नेगेटिव का निकलेगा, माइनस कम होगा, तो वैल्यू ओवरऑल क्या निकल कर आएगी, पॉजिटिव। तो हमने आज डिस्कस किया है ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें से 2 इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, स्कैंडियम और मैंगनीज वाले। आगे भी और इसी के बेसिस पे और भी प्रॉपर्टीज हम डी ब्लॉक की पढ़ेंगे, ड्यू टू मल्टीपल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये दोनों स्कैंडियम मैंगनीज वाले क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी हमें ध्यान रखना है कि जो मेटल या आयन है उसके लिए हमें बस ये देखना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड फुल फिल्ड। अगर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है तो वो बनेगा और वो स्टेबल होगा। कॉपर का हमने एक क्वेश्चन देखा है, एटोमाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी से हमने क्लियर किया है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो कॉपर के लिए पॉजिटिव क्यों है।